हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे पॉपुलर रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया के बारे में। ये शार्क टैंक इंडिया बाकी रियलिटी शो से क्यों अलग है और ये इतना पॉपुलर क्यों हो गया, यही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। शार्क टैंक इंडिया बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर यंग एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडियाज जजेस के सामने प्रेजेंट करते हैं। जब ये लोग अपना आइडिया जजेस के सामने प्रेजेंट करते हैं उसे पिच कहते हैं। ये पिच नॉर्मली हमें टीवी पर 10 से 15 मिनट की दिखाई जाती है, पर एक्चुअल में ये पिच आधे से 1 घंटे तक चलती है। बाद में एडिटिंग करके सिर्फ कुछ ही पार्ट हमें टीवी पर दिखाया जाता है। शो में आपने देखा होगा कई बार कुछ पिचेस काफी फनी होती है और कुछ बहुत अलग ही तरीके से प्रेजेंट करते हैं। उसका रीजन ये होता है कि आपको उस 1 घंटे में ही जजेस को कन्विंस करना होता है कि आपका आइडिया कितना अच्छा है और वो आपके आइडिया में क्यों इन्वेस्ट करें। कई बार जजेस आपको पिच के बाद अपने प्रोडक्ट का डेमो दिखाने के लिए कहते हैं, या तो आप उन्हें अपने प्रोडक्ट का डेमो स्क्रीन पर भी दिखा सकते हो ताकि जजेस को क्लियर आइडिया हो जाए आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस के बारे में। शार्क टैंक इंडिया में जो भी आइडियाज आते हैं या तो वो प्रोडक्ट बेस होते हैं या तो वो सर्विस बेस होते हैं। पर प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस में क्या डिफरेंस होता है, तो आइए इस डिफरेंस को समझते हैं। प्रोडक्ट बेस कंपनीज का अपना एक खुद का प्रोडक्ट होता है, जैसे मान लो आइसक्रीम हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। ये सब कंपनीज या तो अपना प्रोडक्ट खुद बनाती है या बाहर से आउटसोर्स करती है और तब जाके वो कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट बेचती है। सर्विस बेस्ड कंपनीज का कोई प्रोडक्ट नहीं होता, इसके बदले वो कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज बेचती है। जैसे टूरिस्ट कंपनीज हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, सॉफ्टवेयर कंपनीज, इन सब का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, इनके बस सर्विसेज है। अमेजॉन का खुद का कोई दुकान नहीं है, ओला की खुद की कोई भी कार नहीं है, जोमेटो का अपना कोई भी होटल नहीं, ये बस हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसलिए ये सब सर्विस बेस्ड कंपनीज है। अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने के बाद एंड में आपको जजेस को ये बताना पड़ता है कि आप यहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट लेने के लिए आए हैं और जिसके बदले आप अपनी कितनी इक्विटी डाइल्यूट करेंगे। पर ये इक्विटी डाइल्यूशन क्या होता है, तो आइए इसे समझते हैं। इक्विटी डाइल्यूशन अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो आप अपनी कंपनी की कितनी हिस्सेदारी जजेस को बेच सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट के लिए, उसे हम इक्विटी डाइल्यूशन कहते हैं। आप अपनी कंपनी की कितनी % हिस्सेदारी जजेस को कितने अमाउंट में देंगे, इसके ऊपर आपकी कंपनी का वैल्यूएशन निकलता है। किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन किस तरह से डिसाइड किया जाता है इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर इक्विटी और वैल्यूएशन का क्या रिलेशन होता है, आइए इसे समझते हैं। मान लो आपकी कंपनी की 5% हिस्सेदारी के बदले 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए आप शार्क टैंक इंडिया में जाते हो, तो टोटल हिस्सेदारी 100 इंटू 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 5% यानी 20 करोड़ आपकी कंपनी का वैल्यूएशन हो जाता है। आपकी पिच के बाद अगर जजेस को आपका आइडिया सच में पसंद आता है तो वो आपको एक ऑफर भी दे सकते हैं या आपके ऑफर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। पर जजेस को आपके आइडिया में सच में पोटेंशियल दिखता है या आपकी कंपनी सच में बड़ी बन सकती है तो वो आपको ऑफर जरूर देंगे। या तो आपको एक शार्क ऑफर देगा या तो एक से ज्यादा शार्क्स भी आपको ऑफर दे सकते हैं, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट और आपकी इक्विटी शार्क्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे एक शार्क ऑफर दे या एक से ज्यादा शार्क्स ऑफर दे, क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो उतना ही मिलने वाला है और इक्विटी भी सेम ही डाइल्यूट होने वाली है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि शार्क टैंक इंडिया सिर्फ इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए नहीं है, बल्कि शार्क्स के पास जो बिजनेस एक्सपर्टीज है वो भी आपको मिलती है। इन शार्क्स ने अपनी लाइफ में कई बड़े बड़े ब्रांड्स बनाए हैं, इनकी कंपनीज आज बिलियन डॉलर्स में है। साथ ही साथ इन शार्क्स ने कई सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जो आगे चल के बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बन गई है, जिसका फायदा यंग एंटरप्रेन्योर्स को मिलता है। तो एक के बदले अगर मल्टीपल शार्क्स आपके आइडिया में पैसा लगाते हैं तो इन सब के एक्सपीरियंस का आप फायदा ले सकते हो। आपने कुछ डील्स ऐसी देखी होगी जिसमें डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन होता है, तो आइए इस कॉम्बिनेशन को समझते हैं। मान लो कोई एंटरप्रेन्योर 50 लाख इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी 5% इक्विटी डाइल्यूट करने के लिए शो में आया है, पर जजेस उसके लिए रेडी नहीं है। मान लो अनुपम एक ऑफर देता है जिसमें वो 25 लाख 5% इक्विटी के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है और बाकी 25 लाख वो एंटरप्रेन्योर को डेट के तौर पर देता है। इस डील में अनुपम ने जो 25 लाख रुपीज 5% इक्विटी के लिए इन्वेस्ट किए हैं वो एंटरप्रेन्योर्स को उसे वापस नहीं करने होंगे, पर जो 25 लाख अनुपम ने एज अ डेट एंटरप्रेन्योर्स को दिए हैं वो एंटरप्रेन्योर्स को 12% एनुअल इंटरेस्ट के साथ अनुपम को वापस करने होंगे। ये तो हो गई एंटरप्रेन्योर्स की बात। पर जजेस अपना इतना पैसा इन सारी कंपनीज में क्यों लगा रहे हैं? इनमें से कई सारी कंपनीज तो बहुत छोटी है, कई कंपनीज तो अभी तक प्रॉफिट भी नहीं जनरेट करती, फिर ये शार्क्स अपना इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं? तो आइए इसे समझते हैं। आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी, जो भी कंपनीज शार्क टैंक इंडिया में आती है वो 1 करोड़ से 100 करोड़ की वैल्यूएशन के बीच में होती है और ज्यादातर 50 लाख से 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट के लिए आती है। अगर हम इंडिया की टोटल पॉपुलेशन और इसकी टोटल मार्केट के हिसाब से देखें तो ये कंपनीज अभी बहुत छोटी है और यहीं पर शार्क्स के पास सबसे बड़ा एडवांटेज आ जाता है। ये कंपनीज बहुत छोटी है और बहुत अर्ली स्टेज पर है। यही स्टेज पर अगर वो इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो जब आगे जाकर ये कंपनीज बहुत बड़ी बन जाएंगी तब इनका पैसा भी इन कंपनीज के साथ बहुत ज्यादा ग्रो
ग्रो हो जाएगा। मान लो अश्नीर किसी कंपनी में 5% इक्विटी के बदले अपने 50 लाख इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इसके हिसाब से उस कंपनी का वैल्यूएशन 10 करोड़ हो जाता है। पर उसके बाद अश्नीर जब अपने बिजनेस एक्सपर्टीज, अपने नेटवर्क्स और अपने ब्रांड के साथ साथ जब इस ब्रांड को भी प्रमोट करते हैं, तब वो इस प्रोडक्ट को एक न्यू ब्रांड बना सकते हैं। उसके बाद वो इस 10 करोड़ की कंपनी को 100 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक भी ले जा सकते हैं। जिसके बाद अश्नीर की 50 लाख की इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक जा सकती है। तो यहाँ पर आपको स्टॉक्स या अदर इन्वेस्टमेंट की तरह 50 to 20% रिटर्न नहीं मिलता, जबकि आपका पैसा 10 गुना, 50 गुना या कई बार 100 गुना भी हो सकता है। फिर आप सोचोगे इतनी सारी कंपनीज में पैसा लगाना ही क्यों है, किसी एक कंपनी में पैसा लगाकर वो पैसा 10 गुना या 100 गुना होने तक बस वेट करना है। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंडिया में हर एक स्टार्टअप ग्रो करेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स पहले 2 साल में ही फेल हो जाते हैं। मान लो अमन 5 कंपनीज में इन्वेस्ट कर देता है, जिसमें हर एक कंपनी में वो 50 लाख इन्वेस्ट करता है, तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ हो जाती है। जिसके बाद एक कंपनी 5 गुना ग्रो कर देती है, एक कंपनी 10 गुना ग्रो कर देती है और बाकी 3 कंपनीज डायरेक्टली फेल हो जाती है। तो यहाँ पर 3 कंपनीज फेल होने के बावजूद भी अमन को अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। इसके बजाय अगर वो पूरे 2.5 करोड़ एक ही कंपनी में लगा देता और वही कंपनी अगर डूब जाती तो उसका सारा इन्वेस्टमेंट डूब जाता। तो यही कारण है कि शार्क्स एक कंपनी के बजाय मल्टीपल कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। शार्क टैंक इंडिया में जजेस अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक सवाल जरूर पूछते हैं कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है या इक्विटी स्ट्रक्चर कैसा है, जिसका मतलब होता है कि जजेस ये पूछना चाहते हैं कि शार्क टैंक इंडिया में आने से पहले क्या कहीं पर अपने फंडिंग उठाई है। मान लो अगर एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं कि हाँ, हमने पहले से ही फंडिंग उठाई है और 10% इक्विटी के बदले हमने 1 करोड़ पहले से ही रेज किया हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि अब कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी का सिर्फ 90% स्टेक ही बचा है। तो ये 10% एक तो एंजल इन्वेस्टर्स के पास हो सकता है या वीसी फर्म्स के पास हो सकता है। एंजल इन्वेस्टर्स एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कंपनी में उसकी आइडिया या प्रोटोटाइप देखकर ही बहुत अर्ली स्टेज पर कंपनी में पैसा लगा देते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारा पैसा होता है, पर उनका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड हो ये जरूरी नहीं है। वीसी फर्म्स का प्राइमरी फोकस कंपनी की वैल्यूएशन पर होता है। अगर कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है, ऐसा जब उन्हें लगता है, तभी वो कंपनी में अच्छा खासा स्टेक खरीद लेते हैं। इंडिया में सिकोया, टाइगर ग्लोबल, ब्लूम ये कुछ फेमस वेंचर कैपिटल्स है जिन्होंने इंडिया में कई सारे स्टार्टअप्स को फंडिंग दी है। आपने देखा होगा शार्क टैंक इंडिया में जब भी कोई डील फाइनल होती है तो इन्वेस्टमेंट के अमाउंट का चेक शार्क्स वहीं पर एंटरप्रेन्योर्स को दे देते हैं और वो चेक लेकर एंटरप्रेन्योर्स खुशी खुशी से वहां से चले जाते हैं। क्या यही इन्वेस्टमेंट का एंड है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। शार्क्स जो भी चेक एंटरप्रेन्योर्स को देते हैं वो एक डमी चेक होता है, जिसके बाद एक लीगल टीम सारे फैक्ट्स और फिगर्स चेक करती है। जो भी प्रॉफिट सेल्स शो में बताए गए हैं उन सब को एक बार वेरीफाई किया जाता है, जिसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। अगर शार्क्स की कोई टर्म्स या कंडीशन है तो वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती है, जिसके बाद ही हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कंप्लीट है। शार्क टैंक इंडिया का बेस्ट रियलिटी शो क्यों है और वो बाकी रियलिटी शो से कैसे अलग है, तो आइए इस बात पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो शार्क टैंक इंडिया ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो कि वहां पर आकर फंडिंग रेज कर सकते हैं। शार्क टैंक इंडिया के सीजन 1 में 65,000 स्टार्टअप्स ने अप्लाई किया था, जिसमें से सिर्फ 198 ही सिलेक्ट हो पाए, जिसमें 67 स्टार्टअप्स को फंडिंग मिली है। इन 67 स्टार्टअप्स को टोटल मिलाकर 41 करोड़ इन्वेस्टमेंट मिली है। और दूसरी बात, भले ही कुछ स्टार्टअप्स को फंडिंग ना मिली हो, पर उन्हें जजेस की तरफ से काफी अच्छा गाइडेंस मिला है, जिसके बाद वो अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं और सीजन 2 में शायद वापस भी आ सकते हैं। शार्क टैंक इंडिया की वजह से इंडिया में स्टार्टअप्स को एक अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। इस शो की वजह से एंटरप्रेन्योर्स को एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, जिसका फायदा अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी को ही होगा। ये शो नेशनल टेलीविजन पर टेलीकास्ट हो रहा था और साथ ही साथ इसे यूट्यूब पर भी काफी पसंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी अच्छा फाइनेंशियल नॉलेज मिल रहा है और साथ ही साथ लोग इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को भी समझ पा रहे हैं। अगर शार्क टैंक इंडिया भी आपका फेवरेट शो है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।